नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि 400 रुपये में मैं दिल्ली की किसी प्राइम बिल्डिंग में मैं कैसे मालिकाना हक ले सकता हूँ? अगर नहीं सोचा तो आज के हम ये वीडियो में ये स्टडी करेंगे कि हम लोग कौन सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें बहुत ही छोटे अमाउंट में हम एक अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर हम हमारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं मनीष कुल्हेरी और हम बातें कर रही हैं अपनी सीरीज काम की बातों पे। इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, आज हम डिस्कस करेंगे रीट के बारे में। रीट की फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इसका वर्किंग स्टाइल क्या होता है, क्या चीज़ होती है और कैसे ये काम करती है, हम लोग इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट अभी इसमें जानेंगे इस वीडियो में। तो ये जो रीट होता है ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या करते हैं कि एक फंड कलेक्ट करते हैं पब्लिक से, वो फंड हम लोग फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर वो अपनी एक्सपर्टीज से मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उससे जो रिटर्न आता है वो रिटर्न पब्लिक में डिवाइड कर दिया जाता है। सेम यही कंसेप्ट इसमें होता है रीट में। रीट में क्या होता है कि एक कंपनी को एज ए ट्रस्ट उसको रजिस्टर्ड करना होता है, फिर वो क्या करेगी, पब्लिक से मनी कलेक्ट करेगी और जो ये फंड कलेक्ट होएगा वो फंड रियल एस्टेट मैनेजर को दिया जाएगा। रियल एस्टेट मैनेजर के पास एक खुद की एक्सपर्टीज़ की एक टीम रहती है। वो लोग मार्केट में जाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि कौन सी बिल्डिंग में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिले। फिर वो बिल्डिंग में उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर उससे जो भी रिटर्न आता है उसको एज ए डिविडेंड पब्लिक के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो ये उसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि कैसे ये किस तरीके से काम करती है। अभी रीट में अपने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रीट का सबसे पहला रूल रेगुलेशंस यही होता है कि जो भी कंपनी रीट का इन्वेस्टमेंट प्रपोज करना चाहती है उसको इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करना होता है। ये उसका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड उसमें क्या होता है कि जो ट्रस्ट होता है उसको सेबी के अंदर रजिस्टर्ड करके उसको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग पे करना होता है कि वो एज ए शेयर मार्केट ही उसमें ट्रेड होता है। तीसरा इसमें क्या सिस्टम रहता है कि जो आपका अमाउंट XYZ जितना भी अमाउंट आपका कलेक्ट हो गया वो अमाउंट का 80% ऐसी बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करना होता है जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं या ऑलमोस्ट रेडी टू ऑक्यूपाई हैं। तो आपका जो अमाउंट होएगा उसका 80% अमाउंट ऐसी जगह इन्वेस्ट होएगा जिससे इमीडिएटली आपके रिटर्न्स आने स्टार्ट हो जाए। बाकी के जो 20% होते हैं वो किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में या फिर कोई ऐसा फ्यूचर प्रोजेक्ट जिसमें उनको अच्छा खासा रिटर्न आने के चांसेज हो, वैसी जगह वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर इसका चौथा रूल्स क्या होता है कि जो भी आपका इनकम आता है वो इनकम का 90% पब्लिक में एज ए डिविडेंड उनको रिटर्न करना पड़ता है। सिर्फ 10% वो अपने पास एज ए कैश रख सकते हैं, बाकी 90% आपको रिटर्न देना पड़ता है। तो अभी आपने देखा कि रीट में बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसने वो कंसेप्ट जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिकल रियल एस्टेट में, वो फिजिकल रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स इसमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। जो अपना सबसे इजीएस्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो इजीएस्ट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से उसके बारे में सुनते हैं। बट उसमें बहुत सारी अपने को डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं। डिफ़िकल्टी का मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि उसमें टेक्निकली कुछ इश्यूज हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली कुछ इश्यूज हैं। जैसे सबसे पहला इश्यूज क्या होता है कि अपने को उसमें बहुत सारा फंड कलेक्ट करना होता है और वो फंड के बाद में ही हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी गई है कि आप छोटे छोटे अमाउंट से उसका जो शेयर मार्केट है 300 रुपये 400 रुपये जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से आप उसमें मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसके देखेंगे कि भाई रीट में क्या क्या इसमें अपने को बेनिफिट्स मिलते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अपन छोटी छोटी मनी से इसमें कर सकते हैं। दूसरा उसका एडवांटेज है कि इसमें अपने को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन को आप इस तरीके से समझिए कि समझो आप किसी भी XYZ एक सिटी में हैं और वो सिटी में आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो मैक्सिमम आप क्या सोचते हैं कि आपकी रेंज कहाँ तक हो सकती है। पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, बट जनरल प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ कि आप या तो उस सिटी में इन्वेस्ट करेंगे या उस सिटी के रेंज में 100 या 150 किलोमीटर के अंदर अंदर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। बट रीट आपको क्या आपको एडवांटेज देती है कि रीट में आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझो कोई प्रॉपर्टी दिल्ली में है उसमें आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप रीट के थ्रू वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई बेंगलोर में वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोलकाता मुंबई कहीं पे भी जहाँ पे वो अवेलेबल है उसकी प्रॉपर्टीज़ आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है कि समझो आप पर्टिकुलर किसी सिटी में रहे और उस टाइम उसका मार्केट अगर डाउन हो तो आपका क्या होगा, ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा
आपका जो रिटर्न देगा वो बहुत ही कम देगा। बट रीट में आपको डाइवर्सिफिकेशंस मिल जाता है, अलग अलग जगह आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर एक जगह का मार्केट अगर स्लो चल रहा हो तो उसका दूसरी जगह का मार्केट अच्छा बूम हो और उसको अपने को अच्छा रिटर्न दे दे। तो ये रीट का अपने को सेकेंड एडवांटेज हो गया। फिर इसका थर्ड एडवांटेज होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो रीट मैनेजर होता है, जो रियल एस्टेट मैनेजर, वो उसका एक पूरा एक प्रोफेशनल टीम रहता है और वो लोग मार्केट का फुल स्टडी करते हैं कि इसमें अपने को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या रिटर्न आएगा, वो सारा उसका फ्यूचर है उसके बारे में वे अप्रोक्सीमेटली फुल स्टडी करते हैं कि ये बिल्डिंग आगे जाके उसमें ऑक्यूपेंसी रेशियो क्या रहेगा, वो सब कुछ उसके अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन आप अगर एज ए इंडिविजुअली रियल एस्टेट में जाने जाएंगे तो आपके जो सोर्सेज रहेंगे, जो आपकी इंफॉर्मेशन रहेंगी, वो लिमिटेड रहेंगी कंपेयर टू देम। सो हियर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिल रहा है। फिर इसमें फोर्थ हो गया स्टेडी इनकम। इसमें क्या होता है कि जो इसका बेसिक रूल ये होता है कि आपके पास जो भी फंड है वो फंड का 80% तो आप ऐसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे जिनसे ऑलरेडी रेंटल इनकम आ रही हो। तो जैसे ही आप लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे आपके डिविडेंड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपको डिविडेंड्स हर 6 महीने 12 महीने पे डिफरेंट जो रेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो आपका क्या होगा, इमीडिएटली इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका थर्ड एडवांटेज है। इसका अगर अपन फोर्थ एडवांटेज देखें तो इसमें लिक्विडिटी की भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज रहती हैं। लिक्विडिटी को आप इस तरीके से समझिए कि समझो आपने कहीं पे भी अपनी सिटी में रियल एस्टेट में पैसा लगाया। अब आप रियल एस्टेट में एक छोटा अमाउंट तो लगा नहीं सकते, तो आपको उसको सेल करने के लिए आपको एक ऐसा कस्टमर चाहिए जो आपको उसकी अच्छी रेट दे और आपको इमीडिएटली पेमेंट करे। तो अपने को दो प्रॉब्लम फेस होती है कि अगर अपन जल्दीबाजी में उसको सेल कर रहे हो तो अपने को क्या होगा कि कोई अच्छी रेट नहीं देगा, या फिर अपने को कोई कस्टमर नहीं मिलेगा जिसके पास इतना बड़ा फंड और वो फटाफट अपने को दे दे। बट रीट में तो क्या होता है कि ये शेयर मार्केट में ट्रेड होता है, तो इसकी जो यूनिट्स होती हैं आप इमीडिएटली जाइए अपने शेयर मार्केट में और वहाँ पर आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इसमें लिक्विडिटी की भी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, जो प्रॉब्लम्स अपने को फिजिकल रियल एस्टेट में थी उसकी सॉल्यूशंस देने की कोशिश की गई है। बट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसके एडवांटेज भी होते हैं, एक डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि भाई रीट में हमें क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। रीट का फर्स्ट डिसएडवांटेज तो यही है कि ये 2007 में आइडिया स्टार्ट हुआ और एक्चुअली ये इम्प्लीकेट हुआ 2019 में। तो अभी कुल मिला के 2 या 3 साल हुए इस आइडिया को। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो मार्केट में इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सिर्फ रीट के अपने पास 3 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें हम जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा इसमें क्या हो जाता है कि जो रीट होता है वो ऑफकोर्स डिपेंड ऑन द रियल एस्टेट मार्केट। तो रियल एस्टेट मार्केट समझो कभी बूम पे है कभी डाउन पे है, तो जो इफेक्ट्स रियल एस्टेट मार्केट के रहेंगे वो अपने को रीट पे भी दिखेंगे। तीसरा इसमें जो होता है रिस्क ऑफ लॉस, जैसे आप उन्होंने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जैसे अपन नॉर्मल किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो सेम ये जो डिसएडवांटेज है ये रीट में भी है कि उन्होंने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और किसी भी XYZ वजह से वो प्रॉपर्टी को लॉस हो गया, वहाँ पे भी अपने को ये रिस्क रहती है लॉसेज की। तो ये इसके सारे हो गए डिसएडवांटेज। अब हम इसमें देखेंगे कि भाई हम रीट में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रीट अपने लिए अच्छा है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब शेयर मार्केट में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे अपने पास जो 3 रीट के ऑप्शंस हैं उनमें हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे कि कौन सा फैक्टर अपने लिए बेनिफिशियल है। तो उनके बारे में मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि कौन सा फैक्टर का क्या मतलब होता है। सबसे पहले अपने को जो उसमें देखना होता है वो होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द NAV। NAV क्या चीज़ होती है? NAV आप उसको ये समझ लीजिए नेट असेट्स वैल्यू। तो समझो उसके पास XYZ कितने का भी एक प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज को वो लोग शेयर में डिवाइड करते हैं और वो शेयर में डिवाइड करने पे उसकी जो प्रॉपर्टी डिवाइड बाय शेयर जो अमाउंट आता है उसको NAV बोलते हैं। तो NAV जब वो IPO लेके आते हैं तब वो एक अपना डिसाइड करते हैं कि समझो इसका 300 रुपये पर यूनिट का अमाउंट रहेगा। बट जब शेयर मार्केट में चलता है तो वो कई बार ऊपर जाता है, कई बार वो नीचे आता है। तो जब आप परचेज कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपका जो एवरेज NAV वैल्यू था उससे अगर वो अभी आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है मार्केट रेट में तो आपको वो चीज़ परचेज करनी चाहिए। फिर इसमें दूसरा आपको जब रीट ले रहे हैं तो उस टाइम देखना चाहिए इसकी ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब आप ये समझिए कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कितना ऑक्यूपाइड है, उसका 50% ऑलरेडी रेंट के लिए चला गया है या 80% चला गया है। तो जितनी हाई ऑक्यूपेंसी रेट रहेगी उतना ही उसका रिटर्न अपने को अच्छा मिलेगा। तो आप ये देखिए कि जिस रेट में आपको ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा मिल रही है आप हमेशा वो परचेज करना चाहिए। तीसरा इसका होता है WALE, वेटेड
एवरेज लीज एक्सपायरी, इसको किस तरीके से समझेंगे कि समझो कि उन लोगों के पास अभी तो 80% ऑक्यूपेंसी है, लेकिन जो एग्रीमेंट्स बनते हैं, जो लीज बनते हैं, वो कुछ एक ईयर्स के लिए बनते हैं। तो उनको अपने को ये भी देखना पड़ता है कि ये रीट में अगले 5 साल तक ये इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी रहेगी, तो वो अपने को वाले से पता चल जाएगा। उसमें क्या होगा कि आप एवरेज मिनिमम तो ये देखिए कि 5% तो एटलीस्ट वो ऑक्यूपेंसी उनकी मेंटेन रहे। 5% के बाद में समझो कोई लीज एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हो रहा हो, किसी का 7 साल के, किसी के 8 साल के, तो आप उसकी वाले परसेंटेज भी चेक करें। जितना ये वाले हाई रहता है वो उतना ही अपने को लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑफ कोर्स जब उनका रेंटल एग्रीमेंट चला जाएगा तो दूसरा टेनेंट लेके आएंगे, बट इट विल टेक सम टाइम्स। तो वहां पे आपको क्या होगा, जितना ज्यादा वाले रहेगा उतना आपको फायदेमंद है। फिर आप रीट में ये भी चेक कर सकते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड कितना। डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड को आप इस तरीके से समझ लिए कि साल में आपको वो कितना डिविडेंड और इंटरेस्ट आपको वो लोग पे कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाई उसकी जो मार्केट वैल्यू अभी क्या चल रही है। तो उसमें क्या होगा कि समझो आपको अभी उसके मार्केट वैल्यू 350 रुपये चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, और वो आपको दे रहे हैं 20 रुपीज़, तो 20/350 ये उसका यील्ड परसेंटेज हो गया। तो जितना ज़्यादा यील्ड परसेंटेज रहेगा उतना ही अपने को वो चीज़ फायदेमंद रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशंस। डाइवर्सिफिकेशंस में क्या होगा, जब आप रेट लेंगे तो आप उसकी डिटेल स्टडी कीजिए, और आप ये देखिए कि ये जो रेट है वो एक ही जगह पे एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही है या डिफरेंट लोकेशंस पे इन्वेस्ट कर रही है। समझो किसी रीट का दिल्ली में 80% इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, बाकी एरिया में 20% हो रहा हो, बट किसी एक दूसरे रीट का फॉर एग्जांपल दिल्ली में 30% हो रहा हो, मुंबई में 30% हो रहा हो, तीसरी जगह 30% हो रहा हो, बाकी जगह 10% हो रहा हो, तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा मोर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो जितना आपको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा उसकी आपके रिस्क के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जब आप रीट ले रहे हैं तो आप ये चीज़ भी देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन उससे मिल रहा है। एक इसमें ये चीज़ भी अपन देख सकते हैं, परफॉर्मेंस क्वालिटी। परफॉर्मेंस क्वालिटी में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो रीट है, जो इनके टेनेंट अपन दे रहे हैं, वो टेनेंट इनके मोस्टली कौन से हैं, ये पर्टिकुलर 1 या 2 कंपनियों में है, या वहाँ पे भी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। प्लस जो इनके जो एंड यूजर हैं, वो जो इनके टेनेंट्स हैं, वो कौन सी अच्छी ब्रांड्स कंपनीज के हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने जो ऑफिसेज हैं वो इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म के लिए लीज पे लेते हैं। तो वो सारी चीज़ भी अपने को बेनिफिशियल रहती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा बेसिकली कि ये जो रीट होता है इसका क्या कंसेप्ट होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ये अपने को क्या क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके देता है, और इसकी खुद की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर जब हम लोग रीट परचेज कर रहे हैं तो हम लोग इसको कौन कौन से फैक्टर अपने माइंड में रखने चाहिए ताकि अपने को अच्छा रीट सेलेक्ट करने में अपने को हेल्प हो। और इसको हम लोग कहाँ परचेज कर सकते हैं, हम लोग इसको शेयर मार्केट में जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी ये नॉलेज हो, उनको हेल्प करे आगे से अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में। जय हिंद, जय भारत।